दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मनतेज सिंह गौलख और आज की इस वीडियो में हम FGFA फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों FGFA हमारे देश का सुखोई और HAL द्वारा बनाया जाने वाला एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला था, जिसे पर्सपेक्टिव मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट का भी नाम दिया गया था। ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला था जो कि रशिया के सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला था। इसे हमारे देश की HAL और रशिया की सुखोई मिलकर डेवलप करने वाले थे। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट रशिया के सुखोई 57 का एक इंडियन वेरिएंट होने वाला था। इसमें रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर 43 इंप्रूवमेंट्स होने वाली थी। इसमें एडवांस सेंसर्स होने वाले थे, नेटवर्किंग और कॉम्बैट एवियोनिक्स होने वाले थे और इसके साथ ही हमारे देश को मिलने वाले एयरक्राफ्ट में 2 सीटर वेरिएंट भी होने वाला था, जिसमें एक पायलट और एक को पायलट होने वाला था। दोस्तों हमारे देश ने 2018 में इस प्रोग्राम से अपने पैर पीछे खींच लिए थे, लेकिन इसके बाद ऐसे हिंट आए थे कि इस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जा सकता है जब सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को रशिया की एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद 2019 में हमारे देश के एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया का कहना था कि हमारा देश कोई भी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हमारा देश अपने HAL AMC एयरक्राफ्ट के ऊपर फोकस करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या प्रॉब्लम थी और हमारा देश इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से पीछे क्यों हट गया और क्या इसकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सुखोई 57 रशिया का एक स्टेल्थ सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि वो अपनी एयर सिक्योरिटी और अटैक रोल्स के लिए बना रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट को पाक कैफे का नाम दिया गया था। इसकी पहली फ्लाइट 29 जनवरी 2010 को हुई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट रशिया की एयरफोर्स में 2020 तक पूरी तरह शामिल हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट में सुपर क्रूज, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, स्टेल्थ और एडवांस एवियोनिक्स जैसे फीचर होने वाले थे और ऐसा बताया जा रहा था कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसे फीचर होने वाले थे जिससे कि ये अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हंट कर सके और स्टेल्थ हंटर रोल में काम कर सके। दोस्तों इसमें एक बहुत एडवांस्ड बायल का रडार भी लगा हुआ है। ये इस एयरक्राफ्ट के SH-121 मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ही एक हिस्सा है। ये N036 रडार सिस्टम है जिसे कि रशिया की एक कंपनी ने बनाया है। ये एयरक्राफ्ट की नोज में लगा X बैंड AES रडार है। इसमें 1552 TR मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और इसे N036-101 का नाम दिया गया है। इस सिस्टम में 2 छोटे X बैंड AES रडार्स जिनमें 358 TR मॉड्यूल्स हैं, वो इस एयरक्राफ्ट की फॉरवर्ड फ्यूजलेज के दोनों साइड्स के ऊपर लगे हैं। इसका डेजिग्नेशन N036B101 रखा गया है। इसके साथ ही इस पूरे रडार स्वीट में एक N036L101L बैंड एरेस है जो कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स की लीडिंग एज एक्सटेंशंस के ऊपर लगे हुए हैं, जिससे ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन कर पाएगा, बल्कि ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर्पसेस में भी इन L बैंड एरेस का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। इसकी X बैंड और L बैंड सिग्नल्स को प्रोसेस करने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। ये एक ही टाइम पर 60 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 16 यानी कि 16 टारगेट्स को एक ही टाइम पर अटैक कर सकता है, यानी कि ये अपनी मिसाइल्स को 16 एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट एक ही टाइम पर गाइड कर सकता है और इसके साथ ही ये 4 ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को एक ही टाइम पर ट्रैक कर सकता है और एंगेज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन से कारण थे जिनके कारण हमारा देश इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से पीछे हट गया और क्या इस एयरक्राफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम्स थी और क्या इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब ये एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया दोनों द्वारा जॉइंटली ओन्ड प्रोजेक्ट होने वाला था, यानी कि दोनों देश इस एयरक्राफ्ट के बराबर के मालिक होने वाले थे। दोनों देश इस एयरक्राफ्ट की 50-50% कॉस्ट देने वाले थे, यानी कि दोनों देश इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का 50-50% हिस्सा देने वाले थे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का वर्क शेयरिंग एग्रीमेंट भी होने वाला था, जिसमें दोनों देश इसके डेवलपमेंट के काम में 50-50% कंट्रीब्यूट करने वाले थे और इसके साथ ही दोनों देशों के पास ही इस एयरक्राफ्ट के इंटेलेक्चुअल राइट्स के ऊपर हक होने वाला था, यानी दोनों देश इस एयरक्राफ्ट के ओनर होने वाले थे और दोनों देश ही इस एयरक्राफ्ट को बेच पाते और इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर पाते। और इसके साथ ही दोनों देशों के पास इस एयरक्राफ्ट की सोर्स कोड और इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भी होती। दोस्तों HAL की वेबसाइट के मुताबिक FGFA एयरक्राफ्ट में एयर कॉम्बैट सुपीरियरिटी, हाई टेक्निकल कैपेबिलिटी और ग्रुप एक्शन कैपेबिलिटी होने वाली थी, खास तौर पर उन रीजन्स में भी जहां पर कम्युनिकेशन सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता है। इस एयरक्राफ्ट में एडवांस फीचर होने वाले थे, यानी कि इसकी स्टेल्थ भी इंक्रीज होने वाली थी, इसमें सुपरसोनिक क्रूज एबिलिटी होने वाली थी, इसमें डाटा लिंक और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कैपेबिलिटी होने वाली थी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों 2007 में हमारे देश और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एक प्रिलिमिनरी डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें दोनों देश इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर काम करने वाले थे।
इसके प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के लिए हमारे देश ने $295 मिलियन रशिया को पे किए थे, लेकिन ऐसा प्रिलिमिनरी डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद भी इसका बहुत सालों तक कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, जो कि इस प्रोग्राम का हार्ट होने वाला था। यानी कि जो भी इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट होने वाली थी वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद शुरू होने वाली थी। दोस्तों, हमारी गलतियों के कारण भी इस एयरक्राफ्ट में डिलेस हुए थे। दोस्तों, हमारे तरफ से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट की गई थी। दोस्तों, हमारा देश इस एयरक्राफ्ट के लिए कोई भी स्टैटिक रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। दोस्तों, हमारा देश ये तय नहीं कर पा रहा था कि हमें कितने एयरक्राफ्ट चाहिए। दोस्तों, पहले हमारा देश कह रहा था कि हम 250 FGFA एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और इसके बाद हमने अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर 127 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कर दी। और इसके बाद ऐसी बातें हो रही थी कि हम 65 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे जो कि फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे जाएंगे, जैसे कि हम राफेल एयरक्राफ्ट रशिया से खरीद रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही रशियन साइड से भी इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। दोस्तों, रशियन साइड इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में हमारा वर्क शेयर बहुत कम था। और वहीं जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि जब इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को शुरू किया जाना था तब ऐसा प्लान था कि हम इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में 50% वर्क शेयर कंट्रीब्यूट करने वाले थे, लेकिन हमें सिर्फ इस एयरक्राफ्ट का 30% वर्क शेयर ही मिला, जबकि हम इस एयरक्राफ्ट की 50% कॉस्ट दे रहे थे। यानी कि इसके लिए हम पैसे तो पूरे दे रहे थे, लेकिन हमें इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में ज़्यादा हिस्सा नहीं मिल रहा था। इसके साथ ही रशिया हमें इस एयरक्राफ्ट के लिए सोर्स कोड भी देना नहीं चाहता था, और इसके साथ ही हमारे लिए इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में कोई भी लर्निंग कर्व नहीं था। यानी कि इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में हमें कुछ भी ज़्यादा सीखने को नहीं मिलने वाला था। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज मिलें। दोस्तों, हमें हमारे देश के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए कोर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन हमें इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में कोर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में शामिल नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, HAL के हिस्से में जो वर्क शेयर एग्रीमेंट आया था उसमें HAL को इस एयरक्राफ्ट के लिए क्रिटिकल सॉफ्टवेयर डेवलप करना था, जिसमें मिशन कंप्यूटर, नेविगेशन सिस्टम्स और इस एयरक्राफ्ट की कॉकपिट डिस्प्ले शामिल थी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स भी HAL को बनाने थे, और इसके साथ ही सुखोई द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट को भी HAL द्वारा इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई किया जाना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे देश के लिए सीखने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर बात की जा रही थी वो हमारे देश ने जहाँ तो पहले से डेवलप कर ली थी, जहाँ हमारा देश डेवलपमेंट की एडवांस स्टेज पर था। DRDO का कहना था कि हमें इस प्रोजेक्ट में कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट में हमारे देश ने 6 बिलियन कंट्रीब्यूट करने थे और रशियन साइड ने भी 6 बिलियन कंट्रीब्यूट करने थे। लेकिन बाद में जब रशिया ने इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, तब रशियन साइड ने इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट को कम कर 3.7 बिलियन डॉलर्स कर दिया। लेकिन जब हमारे देश ने कहा कि हमें इस एयरक्राफ्ट के साथ टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट प्राइस को ज़्यादा बढ़ाकर 7 बिलियन डॉलर्स कर दिया। दोस्तों, अगर इंडियन करेंसी की टर्म्स में कहें तो इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए हम 45,000 करोड़ देने वाले थे, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट की पर प्लेन कीमत भी बहुत ज़्यादा होने वाली थी। दोस्तों, अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट को शामिल कर हमें हर एक एयरक्राफ्ट 200 मिलियन से लेकर 250 मिलियन डॉलर्स की कीमत पर पड़ना था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा था। इसके साथ ही अगर इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट 2010 में साइन हो जाता तो हमें इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में 8 से 10 साल लग जाते, जो कि बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि रशिया ने पहले से ही इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह डेवलप कर लिया था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि क्योंकि ये एयरक्राफ्ट रशिया ने डेवलप कर लिया था, तो हमारे लिए इस एयरक्राफ्ट में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पूरा एयरक्राफ्ट ही रशिया ने डेवलप कर लिया है तो हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। यही कारण है कि इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए बताए जाने वाली टाइमलाइन के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट पहले से ही पूरी तरह डेवलप्ड है, तो इस एयरक्राफ्ट की पूरी डेवलपमेंट और इंडक्शन के लिए हमें इतना समय क्यों लगना था। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर हमारे देश को इस प्रोजेक्ट में कोई फायदा होता तो वो बहुत लिमिटेड होता। हमें इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट से सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ही मिलती, जो कि काफ़ी नहीं थी। इसके साथ ही हम दोनों देशों के बीच ट्रस्ट भी कम हो रहा था। रशियन साइड इस प्रोजेक्ट के लिए UAE के साथ भी कोलैबोरेट कर रही है। इसके साथ ही हमारे देश की भी अमेरिका के साथ क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी। हमने अमेरिका के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे।
दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी उत्साहित नहीं थी, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उन्हें इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा था। इसके साथ ही डीआरडीओ का भी इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के खत्म होने में बहुत बड़ा रोल था। दोस्तों डीआरडीओ का कहना था कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इस एयरक्राफ्ट के साथ मिलनी है वो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, और जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसे हम डेवलप कर रहे हैं और वो एडवांस्ड स्टेजेस में है। तो दोस्तों वीडियो में हमने ये बात की थी कि कौन से कारण थे जिनके कारण ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि इस एयरक्राफ्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और क्या इन्हें दूर कर लिया गया है या नहीं। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो दोस्तों हम पार्ट 2 लेकर कल आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।